वेलकम टू द CMA इंटर ग्रुप 2 प्रिपरेशन। पूरी की पूरी प्रिपरेशन बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाएँ। ठीक है, दिसंबर 2026 के लिए पूरी प्रिपरेशन चल रही है। पूरे लेक्चर्स फ्री है, कोई भी हिडन लेक्चर नहीं है। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक डाल दूंगी, बट आप वहाँ कम्युनिटी सेक्शन पे भी यूट्यूब पे जा करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर SM सीरीज पार्ट 1। तो इनकरेक्ट सेल्फ एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? इनकरेक्ट सेल्फ एस्टिमेशन मीन्स नॉट जजिंग योरसेल्फ करेक्टली। इनकरेक्ट सेल्फ एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आप अपने को अच्छे से जज नहीं कर पा रहे हो। द पर्सन में थिंक, जैसे आप जब CMA नहीं निकाल पाते हो या नहीं होता है आपसे, या कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ये सोचो कि इसका मतलब आपने जो लैग पॉइंट्स हैं उनको उन पे काम ही नहीं किया ना बेटा। अगर काम किया होता तो पेपर्स क्यों नहीं निकलते? सिंपल सी बात है, आपने उन लैग पॉइंट्स पे काम ही नहीं किया है, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। A person may think they are better or worse than they actually are. This can affect the decision making, leadership and the relationship in an organization. Incorrect मतलब कहने का मतलब ये है कि a person may think that they are better or the worse than actually are. वो person सोचते हैं कि क्या वो वर्स हैं, ठीक है, लोगों से, ठीक है, या तो अपने आप को बेटर सोचते हैं या तो वर्स सोचते हैं, दोनों की फेज में रहते हैं वो। तो दिस कैन बी अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप। बाय द वे, ये बस नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी आप अपना एक ओवरव्यू लेके जाएं कि क्या होता है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं, डिस्क्राइब द फास्ट गोल सेटिंग फ्रेमवर्क विद द सूटेबल पॉइंट्स। फास्ट एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म रखा गया है। दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू क्लियर एन इफेक्टिव एंड अचीवेबल गोल। इट इंश्योर्स दैट द एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर गोल्स एंड वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब फास्ट फ्रेमवर्क हेल्प करता है कंपनीज को टू सेट द बेटर गोल सो दैट द एम्प्लॉयज नो व्हाट टू डू एंड अचीव देम सक्सेसफुली, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को पता चले कि उन्हें क्या करना है और उनको कैसे उन गोल्स को अचीव करना है, तो दैट इज़ फास्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए ये फ्रेमवर्क इसीलिए सेटअप ही होता है ताकि आप गोल की सेटिंग कर सको और उनको पता चल सके कि क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स हैं, इनको इस तरीके से अचीव करना है, ठीक है। अब हम आते हैं, दोनों लैंग्वेज में लिखा है, ये सिंपल वर्ड्स में भी लिख दिया है मैंने बेटा, तो देखते जाना, PDF के साथ ही पढ़ना, ठीक है। अब फास्ट फ्रेमवर्क देखो, फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड, एम्बिशियस, स्पेसिफिक एंड ट्रांसपेरेंट। फ्रीक्वेंटली डिस्कस मतलब रेगुलर फीडबैक होना चाहिए। ये मैंने डायग्राम बना दिया, इस डायग्राम को भी आप बना के आओगे, फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे तो और डेप्थ में जाएगा वो, ठीक है। इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। अब आ जाओ एम्बिगुअस, एम्बिशियस मतलब चैलेंजिंग बट रियलिस्टिक, स्पेसिफिक मतलब क्लियर और मेजरेबल, ट्रांसपेरेंट मतलब गोल्स विजिबल टू ऑल। फास्ट फ्रेमवर्क मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो लिख दिया है, फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड, एम्बिशियस एंड स्पेसिफिक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसके लिए थोड़ा सा मैंने इसको डिफाइन भी किया है कि goals should be discussed regularly between the managers and the employees instead of only during the annual reviews। मतलब गोल्स डिस्कस करने चाहिए मैनेजर से भी और एम्प्लॉयज़ से भी, ठीक है। तो रेगुलर फीडबैक ज़रूरत है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है गोल शुड बी रिव्यूड रेगुलरली, मैनेजर शुड प्रोवाइड द एम्बिगुअस continuous feedback, problems can be identified and solved quickly। अब आते हैं ambitious पे, goal should be challenging but achievable। goal challenging होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। दे शुड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बेटर। गोल्स थोड़े चैलेंजिंग तो होने ही चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होने चाहिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर होता है, थोड़ा आपको कंफर्ट जोन से निकलना तो पड़ेगा ही बेटा। उसके बाद goal should motivate the employees, they should encourage the better performance, they should be realistic and achievable।
Specific goal should be clear, well defined so that everyone knows exactly what has to be achieved. Goal clear होना चाहिए, confusion नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए गोल्स में, ट्रांसपेरेंट, विजिबल एंड एवरीवन शुड नो दैट. ठीक है, सब एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कंपनी का गोल क्या है. उसके बाद फास्ट के एडवांटेज ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में. ठीक है, आते हैं. इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड मेक गोल क्लियर एंड ईजी टू अचीव. Improves teamwork and accountability, helps achieve organizational goals effectively. What is the balance scorecard? Balance scorecard क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स और उसके एडवांटेज. ठीक है, तो देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसलेट इट्स विजन एंड स्ट्रेटजी इनटू द मेजरेबल ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. इट मेजर्स द परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, गिविंग अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड एक टूल होता है जो कंपनी की विजन और स्ट्रैटेजी को मेजरेबल गोल्स में कन्वर्ट करता है और कंपनी की परफॉर्मेंस को डिफरेंट एरियाज से मेज़र करता है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कोर बैलेंस स्कोर कार्ड. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कन्वर्ट स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन. इसके लिए हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि विजन को मेजरेबल गोल्स में कन्वर्ट करना, हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन. मेज़र करना परफॉर्मेंस को, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और गिव द कंप्लीट परफॉर्मेंस पिक्चर. इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स द मैनेजर टू टेक द बेटर डिसीजन, प्रोवाइड द यूजफुल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैसे अचीव करते हैं? Aligns the employees work with the company's goal, improves the coordination, helps achieve the long term success. Advantages of the balance scorecard क्या होगा? Advantages measures both financial and non financial performance को measure करना. ठीक है, अब देखो, इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, हेल्प्स द बेटर डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड द लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस. तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी. बैलेंस स्कोर कार्ड किस लिए काम करता है? ये टूल होता है जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को मेज़र करता है. देखो, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है बेटा, इससे और क्लियर आपको हो जाएगा. बैलेंस स्कोर कार्ड मतलब विजन, स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और बेटर डिसीजन. आप ये चार्ट भी बना के आओगे और फिर एक्सप्लेन करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा. अभी मैं इसके बाद डालूंगी लेक्चर आपका कि थ्योरी बेटा कैसे अटेम्प्ट करो आप लोग. ठीक है, थ्योरी किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. अब आ जाओ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 25 पे, 24 तो हो गया. 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड. 4 पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, मतलब कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है उसकी. ठीक है, तो उसका रेवेन्यू मेजर करना, शेयर होल्डर की वैल्यू मेजर करना, फोकस ऑन द फाइनेंशियल ग्रोथ पे फोकस करना, प्रॉफिट, सेल्स रेवेन्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो. उसके बाद आते हैं कस्टमर्स पर्सपेक्टिव पे. कस्टमर्स पर्सपेक्टिव क्या कहता है? देखो, दिस पर्सपेक्टिव इज मेजर्ड हाउ द कस्टमर सी द ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर्स कंपनी के कितने सेटिस्फाइड हैं. तो इजी पॉइंट्स में मैंने दिया हुआ है कि ये इंप्रूव करता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे, प्रोवाइड्स द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, इंक्रीजेज द कस्टमर लॉयल्टी. उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर रिटेंशन एंड द मार्केट शेयर. अब इंटरनल बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, मतलब दिस पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द इम्प्रूविंग इंटरनल बिजनेस प्रोसेस. कंपनी अपना काम कितनी एफिशिएंटली करती है उसके लिए इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस, प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसेस कॉस्ट एंड एरर्स. अब आते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि दिस पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय की स्किल और कंपनी का फ्यूचर डेवलपमेंट. स्किल में जैसे लर्निंग, इनोवेशन, आपका फ्यूचर ग्रोथ, तीनों चीज़ें आ जाएंगी. अब आते हैं हम डेवलप द एम्प्लॉय स्किल, इंकरेज द इनोवेशन, सपोर्ट एम्प्लॉय ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन. ये पूरा का पूरा चार्ट है. आप इस चार्ट को देख लोगे, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपकी बेटा वहीं पे सॉल्व हो जाने वाली है. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, क्लियर हुआ होगा. ठीक है, ये वाली PDF भी मैं डाल दूँ क्या आपको, जो ऑलरेडी मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ? कहो तो मैं पिन कर दूँ.
ठीक है, मुझे बता देना तो मैं पिन कर दूंगी ये PDF। ओके, चलो अभी हम लोग ना पार्ट 2 पे आते हैं SM के। ओके, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।